बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास पार्ट 2 फिज़िक्स टेस्ट नंबर 11 की डिस्कशन है आज, जिसमें सबसे पहले हमारे पास सेक्शन 1 में एमसीक्यूज़ मौजूद हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप हमारे पास, जिसमें पहला एमसीक्यूज़ आपके पास गिवन है, द फॉलोइंग गैस वाज आइडेंटिफाइड इन द सन यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें से हमने बताना है कि कौन सी गैस जो है वो सूरज पे उसको आइडेंटिफाई किया गया स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से। तो बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, हीलियम। अगर हम एक्सप्लेनेशन की जानिब चलते हैं तो 1868 में नॉर्मन लोकेर और ज्यूल्स जेनसन जो है, इन्होंने सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को जब देखा तो एक नई येलो लाइन जो है वो देखने के लिए मिली, जो कि ज़मीन पे मौजूद किसी भी एलिमेंट के साथ मैच नहीं हो रही थी। तो इस बेस पे उन्होंने ग्रीक लैंग्वेज में इस एलिमेंट को रिलेट किया हीलियोस। हीलियोस मीन सन, और जहाँ से इसका नाम जो है वो हीलियम रखा गया। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब अगर हम चलते हैं तो लाइफ टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेटास्टेबल स्टेट इज। मेटास्टेबल स्टेट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम कितना होगा, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, 10⁻³ सेकेंड। अगर हम नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं तो नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 10⁻8 सेकेंड स्टे करता है। और अगर हम मेटास्टेबल स्टेट की बात करते हैं तो कुछ क्वांटम रूल्स के अकॉर्डिंगली एटम जो है वो ज़्यादा देर स्टे करता है इस मेटास्टेबल स्टेट में, जिसके लिए लाइफ टाइम जो है वो 10⁻³ सेकेंड है, जो कि हमारे पास है नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट से तकरीबन 1,00,000 गुना ज़्यादा है। फिर इसी तरह से अगर हम बात करते हैं लेज़र ऑपरेशन की, तो लेज़र ऑपरेशन के लिए इस मेटास्टेबल स्टेट का होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपके पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 3, रेडिएशन विद वेवलेंथ लॉन्गर देन रेड लाइट इज़। हमारे पास दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी रेडिएशन है जिनकी वेवलेंथ जो है वो रेड लाइट से लॉन्गर होगी, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, इंफ्रारेड। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की जानिब चलें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में रेड लाइट जो है इसकी वेवलेंथ हमारे पास होती है 700 नैनोमीटर। और इसके बाद अगर हम बात करें तो इंफ्रारेड जो रेज हैं वो आती हैं, जिनके लिए वेवलेंथ 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर है। और अल्ट्रा वायलेट और एक्स रेज की वेवलेंथ जो है वो हमारे पास रेड लाइट से कम होगी, इसलिए बाकी ऑप्शन जो हैं हम उनको रॉन्ग कंसीडर करेंगे। और हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास डी वाला होगा, इंफ्रारेड। फिर इसी तरह से आपके पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 4, हु डिस्कवर्ड एक्स रेज। एक्स रेज जो है उनको किसने डिस्कवर्ड किया, तो इसका ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, रॉइंगटन जो है इन्होंने एक्स रेज को डिस्कवर किया। तो नवंबर 8 1895 को रॉइंगटन कैथोड रे ट्यूब पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा कि फ्लोरोसेंट स्क्रीन जो है, जो कि इन रेज से बिल्कुल इनके रास्ते में मौजूद नहीं थी, लेकिन फिर भी उनमें चमक प्रोड्यूस हुई, फ्लोरोसेंस जो है वो प्रोड्यूस हुई। तो इन्होंने इन रेडिएशंस को जो है वो एक्स का नाम दिया, और इसीलिए इनको जो है वो एक्स रेज का नाम दिया जाता है, और इसी पे इनको जो है वो नोबेल प्राइज़ भी मिला। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्स रेज डज नॉट डिपेंड ऑन। एक्स रेज की पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती दिए गए ऑप्शन में से, तो इसमें से डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, करंट इन द फिलामेंट। हमारे पास पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो फिलामेंट में मौजूद करंट पे डिपेंड नहीं करेगी। इसी तरह से अगर हम जो है वो एक्सप्लेनेशन की जानिब चलें तो पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो डिपेंड करती है एनर्जी पे, वेवलेंथ पे, और हमारे पास रेडिएटिंग वोल्टेज पे डिपेंड करती है। तो इस तरह से अगर हम फिलामेंट में करंट को बढ़ा देंगे तो इससे मुराद होगा कि हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ एक्सरेज की एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं देखने के लिए मिलेगा। हाँ, उसकी इंटेंसिटी जो है उसमें डेफिनेटली चेंज जो है वो देखने के लिए मिलेगा।
इसी तरह से आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन एटम कैन नॉट इमिट। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में एटम जो है वो क्या इमिट नहीं कर सकते, तो हमारे पास इसमें से सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, गैमा रेज को इमिट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में हमारे पास चंद इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है वो इमिट होती है। विजिबल हो, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड हो, हमारे पास इसमें चंद एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी जो है वो इमिट होगी। तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है गैमा रेज। मीन के गैमा रेज जो हैं जब इमिट होती हैं तो हमारे पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियर ट्रांजिशन से ही सिर्फ गैमा रेज की एमिशन जो है वो मुमकिन है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से हमारे पास गैमा रेज जो है वो इमिट नहीं होंगी। फिर आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा और एग्जांपल ऑफ। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा जो है वो किसकी एग्जांपल है? दिए गए ऑप्शन में से ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, बैंड स्पेक्ट्रा की। तो अगर हम एक्सप्लेनेशन की जानिब चलते हैं इसकी, एक सिंगल एटम को अगर हम काउंट करें तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स होते हैं और इन इलेक्ट्रॉनिक लेवल को डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम की टर्म में दिया जाता है। और इसी तरह से अगर हम मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक प्लस वाइब्रेशनल प्लस हमारे पास रोटेशनल लेवल की बात करते हैं जो कि बहुत एक दूसरे के करीब होते हैं, तो ये सारे मिलकर जो हैं वो ये सारी लाइंस जो हैं वो मिलकर हमारे पास बैंड बनाती हैं। तो यहाँ से हमारे पास ए वाला ऑप्शन जो है वो बैंड स्पेक्ट्रा वाला करेक्ट होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। आपके पास सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की जानिब चलें तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्रोड्यूस अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम कवरिंग ऑल वेवलेंथ। हमारे पास जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम की लाइन जो है इमिट करती हैं जो कि तमाम वेवलेंथ की होंगी विद इंटेंसिटी डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर एज डिस्क्राइब्ड बाय प्लैंक्स लॉ, जिसमें हमारे पास उनकी ये जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे, जिसको प्लैंक्स लॉ से भी डिस्क्राइब किया जा सकता है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा और डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रा, ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो है हमारे पास है डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रा की शक्ल में मौजूद होंगी, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा और बैंड स्पेक्ट्रा। और अगर हम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा की बात करते हैं तो ये हमारे पास बैंड स्पेक्ट्रा में काउंट होगा। ओनली ब्लैक बॉडी रेडिएशन एमिट ओवर अ कॉन्टिन्यूस रेंज ऑफ वेवलेंथ। हमारे पास सिर्फ ब्लैक बॉडी रेडिएशन ही हैं जो हर तरह की वेवलेंथ एमिट करती हैं, मेकिंग इट द क्लासिक एग्जांपल ऑफ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, जो कि हमारे पास कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम की एक बहुत उम्दा मिसाल है। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, कलर टेलीविज़न वाइल ऑपरेटिंग एमिट। हमारे पास कलर टेलीविज़न जो है जब हम उसको ऑपरेट करते हैं तो वो इमिट करता है, तो हमारे पास यहाँ पर से बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, एक्स रेज। अब अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की जाने बात करते हैं तो पुराने जो CRT टीवी, CRT मीन के कैथोड रे ट्यूब टीवी टेलीविज़न जो थे, इनमें इलेक्ट्रॉन गन मौजूद होती थी जो इलेक्ट्रॉन को जो है वो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को स्क्रीन पर स्ट्राइक करवाती, और जब इलेक्ट्रॉन उन उस स्क्रीन के साथ जाके टकराते तो उससे क्या होता, हमारे पास फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होती, और फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस होने पे हमारे पास वो एक इमेज बना के दे देता। जबकि अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजी में टीवीज़ की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास LCD LED टेलीविज़न जो हैं वो मौजूद हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन गन जो है वो मौजूद नहीं होती। फिर इसी तरह से आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है, ब्रह्मस्ट्रालंग रेडिएशंस आर एग्जांपल ऑफ। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से बी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। एक्सप्लेनेशन की जानिब चलें तो यहाँ पे हमारे पास जब कोई फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन किसी हैवी मेटल या टंगस्टन से टकराते हैं तो इस सूरत में हमारे पास वो कुछ एनर्जी जो है वो
लॉस करते हैं, उनकी एनर्जी में कमी आती है। वो कम हो या ज़्यादा हो इस पे डिपेंड नहीं करता, एनर्जी में चेंजेस लाज़मी देखने के लिए मिलते हैं। तो इस वजह से हमारे पास हर फ्रीक्वेंसी की एक्स रेज़ जो है वो एमिट होती हैं, जिससे कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है वो बनता है। फिर आपके पास आ जाता है जी सेक्शन 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और जिसमें सबसे पहला आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है, व्हाट इज मेंट बाय लाइन स्पेक्ट्रम, हाउ कैन इट बी यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम क्या है और इसको जो है हम एलिमेंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके एक्सप्लेनेशन की जानिब अगर हम चलें तो जब किसी एटम के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्साइटेड स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की जानिब मूव करते हैं, तो वो एक मखसूस वेवलेंथ की लाइट जो है वो इमिट करते हैं। अगर हम स्पेक्ट्रोमीटर से इनको देखते हैं तो ये हमारे पास अलग अलग ब्राइट लाइट लाइंस जो हैं वो नज़र आती हैं, और हर एलिमेंट के एनर्जी लेवल अलग होते हैं। इसलिए हमारे पास तमाम एलिमेंट जो हैं वो उनका लाइन पैटर्न भी मुख्तलिफ होगा, और इसी तरह से हमारे पास हम कहते हैं कि ये हमारे पास बेसिकली लाइन स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारे पास है E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, जहाँ पे E2 जो है वो हायर एनर्जी स्टेट की एनर्जी और E1 हमारे पास लोअर एनर्जी स्टेट की एनर्जी, जहाँ पे इस एनर्जी को हम रिप्रेजेंट करते हैं HF से, वेयर H इज़ अ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड F इज़ अ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू hc ओवर लैम्डा। फिर इसी तरह से आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है जी, इज एनर्जी कंजर्व्ड व्हेन एन एटम एमिट अ फोटोन ऑफ लाइट। क्या एनर्जी कंजर्व रहती है जब हमारे पास एटम जो हैं वो फोटोन एमिट करते हैं। तो इसके आंसर की जानिब अगर हम चलें तो जनरली जब इलेक्ट्रॉन जो है वो E2 से मीन के हायर एनर्जी स्टेट से E1 में आता है, मीन के लोअर एनर्जी स्टेट में आता है, तो एनर्जी जो है वो कभी भी इसमें ज़ाया नहीं होती। ज़ाया नहीं होने से मुराद क्या है कि जितनी लोअर एनर्जी स्टेट में वो एनर्जी अब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में गया था, उतनी ही एनर्जी एमिट करके वापस वो लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाएगा। तो एटम ने जितनी एनर्जी हमारे पास गेन की थी, उतनी ही एनर्जी वो जो है वो खो देगा, लॉस करेगा, और इसी तरह से हमारे पास टोटल एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी, जिसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू एनर्जी लॉस्ट बाय एटम। फिर इसी तरह से आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लेज़र ओवर ऑर्डिनरी लाइट। हमारे पास ऑर्डिनरी लाइट और लेज़र को अगर हम कंपेयर करते हैं तो लेज़र के हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस मौजूद हैं। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करते हैं, सबसे इसके आंसर की जानिब चलें तो हमारे पास लेज़र लाइट जो है वो कोहेरेंट होगी। कोहेरेंट से मुराद क्या है कि सारे के सारे फोटोन एक ही फेज़ में होंगे, फेज़ डिफरेंस नहीं पाया जाएगा। फिर दूसरा हमारे पास एडवांटेज ये है कि ये मोनोक्रोमेटिक होगी। मोनोक्रोमेटिक से मुराद क्या है कि ये सिर्फ एक ही वेवलेंथ की होगी, सिंगल कलर होगा हमारे पास। और अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये लेज़र जो है ये यूनी डायरेक्शनल होगी। ये यूनी डायरेक्शनल से क्या मुराद है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस तक विदाउट स्कैटरिंग जो है वो ट्रेवल कर सकेगी। फिर इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इसकी इंटेंसिटी की, तो लेज़र जो है वो ऑर्डिनरी लाइट से ज़्यादा इंटेंस होती है, और हम इसको किसी एक पॉइंट पे फोकस करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये किसी एक पॉइंट पे फोकस करने के लिए बहुत मुफीद होगी ऑर्डिनरी लाइट की निस्बत। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, मेटास्टेबल स्टेट हमारे पास क्या है। तो डिफाइन मेटास्टेबल स्टेट। मेटास्टेबल स्टेट जो है ये एक स्पेशल एक्साइटेड स्टेट है, जहाँ पे ट्रांजिशन जो है वो हमारे पास क्वांटम मैकेनिकली फॉरबिडन होगी, जिससे
यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन का लाइफ टाइम जो है वो 10⁻³ सेकंड रहेगा, जबकि नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट का जो लाइफ टाइम है वो हमारे पास होता है 10⁻8 सेकंड। और ये टाइम जो है वो ज़्यादा होने का मकसद क्या है हमारे पास, लेज़र एक्शन में हमारे पास चाहिए स्टिमुलेटेड एमिशन। और उस स्टिमुलेटेड एमिशन के लिए क्या किया जाता है कि मेटास्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन जो हैं वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे हम जो है वो एक टर्म और डिफाइन करते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन की, कि पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या है, व्हेन द नंबर ऑफ एटम इन मेटास्टेबल स्टेट इज़ ग्रेटर देन द नंबर ऑफ एटम इन ग्राउंड स्टेट। हमारे पास जब मेटास्टेबल स्टेट में नंबर ऑफ एटम ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा हो जाएं तो हम उसको नाम देते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन का। तो यहाँ पे मेटास्टेबल स्टेट जो है इसका एक बड़ा रोल है पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए, ताकि जो है वो लेज़र एक्शन प्रोड्यूस हो सके स्टिमुलेटेड एमिशन की बेस पे। फिर इसके बाद आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास क्या है, तो अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की जानिब चलें, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी द इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड मैटर बाय एनालाइजिंग द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट इमिटेड। हमारे पास ये एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की मैटर के साथ इंटरेक्शन जो है उसको देखते हैं और एनालाइज करते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को, कि किस लाइट जो है वो किस स्पेक्ट्रम में एमिट हो रही है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि व्हेन एटम और मॉलिक्यूल्स ऑब्जॉर्ब एनर्जी देयर इलेक्ट्रॉन आर एक्साइटेड टू हायर एनर्जी लेवल, कि जब भी कोई एटम जो है वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा तो वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की जानिब चला जाएगा। अपॉन रिटर्निंग टू लोअर लेवल दे इमिट फोटोन ऑफ करेक्टरिस्टिक वेवलेंथ फॉर्मिंग अ स्पेक्ट्रम। और जब हमारे पास वो एटम एक्साइटेड स्टेट से मीन के हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट की जाने मूव करेगा, तो उस केस में वो एक ख़ास स्पेक्ट्रम की जो हमारे पास वेवलेंथ है वो एमिट करेगा। साइंटिस्ट स्पेक्ट्रोस्कोपी अलाउज साइंटिस्ट टू डिटरमाइन द एलिमेंट कंपोजिशन, टेम्परेचर, डेंसिटी, वेलोसिटी एंड फिजिकल स्टेट ऑफ सैंपल। साइंटिस्ट जो है इसको यूज़ करते हैं एलिमेंट्स की कंपोजिशन को जो है देखने के लिए, टेम्परेचर, डेंसिटी, वेलोसिटी और जितने भी उसके हमारे पास फिजिकल स्टेट हैं उनको देखने के लिए। इवन वन एज डिस्टेंट एज अ स्टार विदाउट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इट इनकम्पासेस सेवरल टाइप इंक्लूडिंग एमिशन, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऑब्जॉर्प्शन। फिर फर्दर जो है इसकी टाइप्स भी मौजूद हैं। अगर मैथमेटिकली इसको देखते हैं तो लैम्डा इज इक्वल टू hc/delta E वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्रॉसपॉन्ड टू एनर्जी ट्रांजिशन। फिर आपके पास आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, हाउ डज के अल्फा एक्स रेज डिफर फ्रॉम के बीटा एक्स रेज। के अल्फा एक्स रेज जो है वो के बीटा से डिफरेंट किस तरह से हैं। तो अगर हम इसके आंसर की जानिब चलें तो जब के शेल से इलेक्ट्रॉन जो है वो एमिट होता है तो हमारे पास अपर शेल से जो है वो इलेक्ट्रॉन लोअर शेल में आ जाता है। के अल्फ़ा की अगर हम बात करते हैं तो एल शेल जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 2 होंगे। के शेल में हमारे पास ट्रांजिशन करेगा जहाँ पे n इज़ इक्वल टू 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होंगे और एनर्जी जो है वो हमारे पास कम होगी। फिर इस तरह से अगर हम के बीटा की बात करते हैं तो एम शेल जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 3 से के शेल n इज इक्वल टू 1 जहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 1 होंगे, ये ज़्यादा एनर्जी को कैरी करेंगे। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं एम शेल और के शेल का बेसिकली दोनों को कंपैरिजन किया गया है। तो इसके बाद आपके पास आ जाता है जी नेक्स्ट सेक्शन नंबर 3 जिसमें लॉन्ग क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए है, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम
जिसमें पार्ट 1 में इसके पोस्टुलेट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहला पोस्टुलेट है जी, स्टेशनरी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक सर्कुलर ऑर्बिट। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के गिर्द मखसूस ऑर्बिट में जो है वो रिवॉल्व करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी, लेकिन ये एनर्जी रेडिएट नहीं करता। these are called stationary state और allowed orbit, और इनको हम stationary states का नाम देते हैं। जबकि दूसरा postulate आपके पास आ जाता है quantization of angular momentum. The angular momentum of electron in an allowed orbit is an integral multiple of h over 2 pi। जहाँ पे हमारे पास एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करते हैं किसी भी अलाउड ऑर्बिट में, तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटेग्रल मल्टीपल होगा h ओवर 2 पाई का। जहाँ पे हमारे पास अगर हम इसको जो है वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए लिखते हैं तो वो h ओवर 2 पाई, और जिसको जनरल फॉर्म हमारे पास होगी n h ओवर 2 पाई, जहाँ पे n की वैल्यू जो है वो हमारे पास वेरी करती जाएगी। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में हमारे पास MVR इज इक्वल टू NH कट जो है वो हमारे पास इसको रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड पोस्टुलेट आपके पास आ जाता है emission absorption of radiation। an electron can jump from higher energy orbit E2 to lower energy ऑर्बिट जो कि E1 है, एंड एमिट अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी HF इज इक्वल टू E2 माइनस E1। कि जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है अपनी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की जानिब, तो वो एनर्जी इमिट करता है। कितनी एनर्जी इमिट करता है? जितनी एनर्जी उसने ऑब्जॉर्ब की थी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए, और इसको मैथमेटिकल में रिप्रेजेंट करते हैं HF इज इक्वल टू E2 माइनस E1। ग्राउंड स्टेट में अगर हम देखते हैं n इज इक्वल टू 1, इनर मोस्ट और लोअर एनर्जी ऑर्बिट में इसको काउंट किया जाता है। फिर इसी तरह से आपके पास रेडियस की अगर हम बात करते हैं nth ऑर्बिट की, तो सबसे पहले आपके पास है बैलेंसिंग सेंट्रीपिटल फोर्स विद कूलम फोर्स। हम दो फोर्सेस को कंपेयर करेंगे, एक आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है और दूसरी आपके पास कूलम फोर्स है। कूलम फोर्स हमारे पास होती है Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को ही कंपेयर करते हैं, Q1 भी E है और Q2 भी E है, जिससे ये बन जाएगा E स्क्वायर। हमारे पास कूलम फोर्स यहाँ पे गिवन है जी KE स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, और सेंट्रीपिटल फोर्स आपके पास गिवन है MV स्क्वायर ओवर आर। और क्वांटाइजेशन स्टेट को यूज़ करते हुए हमारे पास MVR इज इक्वल टू NH कट, जहाँ पे RN जो है ये आपके पास इक्वल होगा n स्क्वायर इंटू A0, वेयर बोहर रेडियस A0 इज इक्वल टू 0.529 आंगस्टन, जो कि हमारे पास इक्वल होगा 0.529 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर फॉर n इज इक्वल टू 1। इसी तरह से एनर्जी की अगर हम बात करते हैं nth ऑर्बिट की, तो टोटल एनर्जी हमारे पास जो है वो इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो कि आपके पास इक्वल है -KE ओवर 2R। तो यहाँ पे nth स्टेट की एनर्जी जो है वो आपके पास होगी -13.6 ओवर n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E1 जो है वो हमारे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्राउंड स्टेट के लिए, और E2 जो है वो आपके पास -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह से E3 -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास जो है वो सारी की सारी टर्म्स की एनर्जी को अलग अलग से रिप्रेजेंट किया गया है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज की अगर हम बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन टू लेवल n इज इक्वल टू 1 हमारे पास लेमन सीरीज में अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करेगी, n इज इक्वल टू 2 बार्मर सीरीज में, n इज इक्वल टू 3 पास्चन सीरीज, और इस तरह से n इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट सीरीज फॉर इंफ्रारेड रेडिएशंस। फिर इस तरह से आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट बी न्यूमेरिकल टाइप, जिसमें हमारे पास गिवन डेटा में वेवलेंथ दी गई है फर्स्ट 400 नैनोमीटर, जो कि आपके पास इक्वल है 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 मीटर। और इसी तरह से आपके पास सेकेंड वेवलेंथ जो है वो दी गई है 500 नैनोमीटर, जो कि 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7 मीटर। साथ में उसके कलर रिप्रेजेंट किए गए हैं, 400 नैनोमीटर के लिए वायलट, इस तरह 500 के लिए ग्रीन। और थर्ड हमारे पास वेवलेंथ दी गई है λ3 इज इक्वल टू 700 नैनोमीटर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7।
जो कि रेड कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट की हमारे पास वैल्यू दी गई है, h इज इक्वल टू 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सी स्पीड ऑफ लाइट है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल। अगर हम इसके सोल्यूशन के लिए फार्मूला की बात करते हैं तो यहाँ पे फार्मूला हमारे पास है E इज इक्वल टू एच एफ इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा, जहाँ पे ये एनर्जी ऑफ फोटोन को रिप्रेजेंट करेगा। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम इसकी बात करते हैं तो इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा इंटू 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। हम इसको जो है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे। तो सोल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले E1 जो है वो 400 नैनोमीटर के लिए वॉयलेट के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा, जहाँ पे एच की वैल्यू है आपके पास 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकंड है। और स्पीड ऑफ लाइट जो है सी हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ है, डिवाइडेड बाय लेमडा, लेमडा आपके पास था जी 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ मीटर, और ये आपके पास आ जाएगा 4.97 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल। 4.97 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 3.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर इसी तरह से E2 500 नैनोमीटर के लिए सेम वही हमारे पास रिलेशन है, 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 मल्टीप्लाई बाय 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹, या फिर इसकी बजाय हम डिवाइड कर सकते हैं इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 मीटर से। तो ये आंसर आपके पास मिलेगा 3.98 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। इसको हम डिवाइड कर देंगे 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 पे, तो इसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी 2.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से आपके पास थर्ड जो है वो कलर दिया गया था रेड, जिसके लिए 700 नैनोमीटर थी, और वेवलेंथ हमारे पास 700 नैनोमीटर थी। ये आ जाएगा E इज इक्वल टू 6.626 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 700 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ is equal to 2.84 multiplied by 10⁻⁻19 joule is equal to 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2.84 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल को अगर हम डिवाइड करते हैं 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 से, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका आंसर आ जाएगा, जो कि है 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास रिजल्ट में 400 नैनोमीटर के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ गई 3.11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड हमारे पास C2 500 नैनोमीटर के लिए जो एनर्जी आई वो 2.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड के लिए हमारे पास आ गई 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब फ्रीक्वेंसी हमारे पास हाई होगी, वेवलेंथ शॉर्टर होगी, और फोटोन एनर्जी जो है वो हायर होगी। तो ये था जी हमारे पास टेस्ट नंबर 11 जिसकी डिस्कशन हमने की आज। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टेस्ट में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।